सर, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मौका देना चाहेगी और जिनका सर्वे के तौर पर भी देखा जा रहा है। और उसमें आपकी बात करें रोहतक से हम, तो रोहतक में जब सर्वे हो रहा था तो बहुत सी जगहों पर राजकमल सहगल, राजू सहगल हमारा भाई, ऐसी चीजें लोगों के मुंह से हमें सुनने को मिल रही थी बातें। हमारा काम है सिर्फ सेवा करना, संगठन का काम है चुनाव लड़वाना, और चुनाव लड़वाता है संगठन है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। किसी को भी कमल के फूल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के 90 विधानसभा में जिसको भी कमल का फूल देकर पार्टी उतारती है, पूरा परिवार उसके साथ तन मन धन से लग जाता है। मेरे लिए यही है कि कोई भी आए, स्वागत है उसको। सर, आपने ये तो बेशक कहा हो कि चुनौतियां कुछ नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ कहीं ना कहीं हवा जो है कांग्रेस की तरफ जाती दिखाई दी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। 2-2 रुपए के चेक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में खुद देखे हैं मैंने। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, मेरे घर में भी वो 2-2 रुपए के चेक आए हुए हैं। इसलिए जो आज किसान निधि के माध्यम से सबसे पहले तीसरी बार जब शपथ ली, तो सबसे पहले प्रधान सेवक ने किसान निधि का जो पैसा था अपनी पहली कलम से उन्होंने किसानों को दिया। नमस्कार, चुनाव एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। हरियाणा विधानसभा के चुनाव 1 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। 4 अक्टूबर को परिणाम सामने आएंगे, तब देखा जाएगा, तब पता लगेगा कि हरियाणा की गद्दी पे कौन बैठने जा रहा है, बीजेपी या कांग्रेस। और बीजेपी और कांग्रेस में ही सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कई नाम सामने आ रहे हैं। रोहतक से कौन विधायक का चुनाव लड़ेगा, उनमें से एक नाम है राजू सहगल। इनसे हम बात करेंगे। राजकमल सहगल जी आज हमारे साथ मौजूद है कि कैसे इन चुनौतियों को देखते हैं और अगर इनका नाम सामने आता है, अगर इनको टिकट मिलती है, तो ये क्या क्या मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर, लगातार बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है और 1-2 दिनों में ये कहा जा रहा है कि पहली सूची जारी हो जाएगी। आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं पार्टी से कि नाम सामने आ सकता है या नहीं? पार्टी के संगठन के हमारे केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो प्रभारी भी हैं हमारे प्रदेश के। और पूरी लिस्ट आपके पास जानते ही हैं कि हमारे प्रदेश के हरियाणा के संगठन मंत्री फुलेंद्र राज शर्मा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष जी हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी हैं। तो पूरा पैनल जब बैठता है, अब आपके सामने अभी देखा ही होगा कि चुनाव समिति के जो मेंबर बनाए गए हैं, मैं समझता हूँ 19-20 मेंबर हैं। समिति तय करती है, प्रदेश के कार्यकर्ता तय करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री तय करते हैं, हमारा संगठन तय करता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन हम लोग सभी एक हैं, एक वर्ग में हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। उसमें जिनके भी आप नाम ले रहे हैं वो मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। सर, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मौका देना चाहेगी और जिनका सर्वे के तौर पर भी देखा जा रहा है। और उसमें आपकी बात करें रोहतक से हम, तो रोहतक में जब सर्वे हो रहा था तो बहुत सी जगहों पर राजकमल सहगल, राजू सहगल हमारा भाई, ऐसी चीजें लोगों के मुंह से हमें सुनने को मिल रही थी बातें। तो आपकी उम्मीदें यहाँ से बढ़ जाती हैं और आपको टिकट मिल जाती है अगर, तो चुनौतियां क्या रहेंगी सर? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है और जो भी कार्य प्रदेश और संगठन ने और केंद्र के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं वो काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो फिर फुर्सत से बताऊंगा आपको, क्योंकि आप मेन मुद्दे तो आपको पता ही है कि जो हमारी सरकार ने किए हैं। पिछले 9.5 साल की सरकार में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितनी नौकरियां लगाई हैं आपके सामने हैं, बिना पर्ची के बिना खर्ची के लगा करके वो गए हैं। उसके बाद नायब तोहफे के रूप में नायब सैनी जी के रूप में हमें नए मुख्यमंत्री मिले हैं। उन्होंने आते ही अपनी नौकरियों की झड़ी लगा दी है। हर वर्ग को उन्होंने, जितने भी कोई दुविधा के अंदर फंसे हुए केस थे, हम भी थोड़ी सी दिक्कत में थे, लेकिन उन्होंने आते ही इस दिक्कत को दूर किया। चाहे वो फैमिली ID थी, बरवटी ID थी और लाल डोरा की ज़मीनें थी। समस्त कार्यकर्ता द्वारा जो भी उनको डिमांड रखी गई, मैं समझता हूँ रात भर में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, 18 घंटे वो लोग काम करते हैं। और हमने उनसे प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं निरंतर ऐसे ही चलते रहते हैं। संगठन, हमारा काम है सिर्फ सेवा करना, संगठन का काम है चुनाव लड़वाना, और चुनाव लड़वाता है संगठन है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। किसी को भी कमल के फूल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के 90 विधानसभा में जिसको भी कमल का फूल देकर पार्टी उतारती है,
पूरा परिवार उसके साथ तन मन धन से लग जाता है। मेरे लिए यही है कि कोई भी आए, स्वागत है उसका। सर, प्रदेश समिति की बैठक से पहले ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की छोटी टोली की बैठक होगी। ये छोटी टोली की बैठक क्या है सर? छोटी टोली में जैसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं, और उसमें छोटी टोली के अंदर जितने भी हमारे संगठन हैं, हमारी 44 शाखाएं हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और उसमें जितने भी हैं, जैसे बनवासी किरान आश्रम है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, और एबीवीपी है, और सेवा भारती है, ऐसे 44 संगठन जो हमारे दिन रात काम करते हैं, संघ का काम करते हैं, संघ की दृष्टि से जो देखते हैं, उनकी सबकी राय शुमारी होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की राय शुमारी होती है, तो संघ से भी नाम 2-3 लोग वो भेजते हैं, और संघ से मैं वैसे भी प्रथम शिक्षित भी हूँ, और शिक्षा ग्रहण मैंने बचपन काल बाल्यकाल से करी है, और संगठन जो निर्णय लेगा हम स्वागत है। सर, आपने ये तो बेशक कहा हो कि चुनौतियां कुछ नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ना कहीं ना कहीं हवा जो है कांग्रेस की तरफ जाती दिखाई दी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नए मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में उतरने के लिए प्रदेश में? ऐसा है, हमारी मैनिफेस्टो का जो चीफ बनाए गए हैं वो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं भारत के, ओम प्रकाश धनखड़ जी। उनको मैनिफेस्टो की टीम का सदस्य बनाया गया है। उनकी पूरी टीम जो मैनिफेस्टो तय करेगी प्रदेश के हितों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, नौकरियों के लिए, और मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा तो देश के प्रधान सेवक ने अगर सोचा है जवान के लिए और किसान के लिए, ये प्रदेश जो है हरित प्रदेश है। हरियाणा की भूमि जो है किसानों की भूमि है, नौजवानों की भूमि है, यहाँ बलिदान देने वाले हैं और देश की सेवा करने वाले हैं। किसान पेट भरता है आम वर्ग का, और देश के प्रधान सेवक ने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर, अब तीसरी बार जो प्रधानमंत्री के रूप में वो आए थे चुन करके, उससे पहले ही उन्होंने कहा था मैं कभी प्रधान सेवक बनूं ना बनूं, लेकिन 2029 तक मेरा यही संकल्प रहेगा कि 82 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है वो ऐसे निरंतर चलता रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज, और घर में 4 सदस्य हैं तो 20 किलो, और 8 सदस्य हैं तो 40 किलो अनाज का जो निरंतर कार्य चल रहा है, चाहे वो तेल है, राशन है, आयुष्मान भारत का कार्ड है, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लागू किया हमारा चिरायु कार्ड है, ऐसी योजना जितने भी हैं। अब देखिए कि मेरे वार्ड के अंदर से, जहाँ से मैं पार्षद हूँ, मैं मुझे लोगों ने चुन करके सबसे अधिक मतों से जिताया था, मेरे वार्ड में ही 55 प्लाट निकले हैं। तो इससे बड़ी और कौन सी जीत हो सकती है? ये एक वार्ड का उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग जाके लिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरे सरकार ने 55 प्लाटों का, पीछे जब हमारे नायब सैनी जी ऑडिटोरियम के अंदर इसका कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आए थे तो मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने लिस्ट देखी, लिस्ट में 55 लोगों को प्लॉट मिले हैं। तो वो जिनके घर पे छत नहीं थी, जिनके सिर पे छत नहीं थी, उनको छत मुहैया कराई तो देश के प्रधान सेवक ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। घर में सिलेंडरों की लंबी लाइनें होती थी, सिलेंडर कराया मुहैया तो देश के प्रधान सेवक ने। चूल्हे से जो गृहिणी दिन रात धक्के खाती थी कांग्रेस की सरकार में, जिनके दुनिया भर की बीमारी जिनको लग जाती, टीबी, अस्थमा जैसे लोगों से वो परेशान होकर डेथ हो जाती थी, आज देश के प्रधान सेवक ने शौचालयों का इतना बड़ा कार्य किया है। रोहतक शहर के अंदर मैं समझता हूँ 50-60 शौचालय जो है नगर निगम के रहते हुए मेयर मैंने सभी हर कोने कोने को हम लोगों ने शौचालय का निर्माण करवाया है, ताकि लोग गाँव से जो आते थे लोगों के घरों में चले जाते थे, शौचालय करने की व्यवस्था नहीं थी लोगों के पास। आज जगह जगह पे आप देखिए हमारी सरकार की देन है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की देन है, हमारे नायब सैनी जी की देन है, हमारे केंद्र के नेतृत्व की देन है, जिन्होंने आज पूरे भारत के अंदर शौच मुक्त काम किया है। वो कोई छोटा काम नहीं था। भारत के अंदर महिलाओं को कितनी दिक्कत होती थी, लोग खुले में जाकर शौच करा करते थे, उससे लोगों का बचाव हुआ है। सिलेंडर मुफ्त में मिले हैं, चूल्हे मुफ्त में मिले हैं, एक एक घर को दिए हैं। मुझे एक वाक्य याद है, जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक बहुत बड़े कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुए थे तो मैं वहीं उनके साथ में ही था, तो उन्होंने एक उसी समय डीसी को ऑर्डर किया, उन्होंने पूछा भरी रैली के अंदर से कि किसको चूल्हा और सिलेंडर नहीं मिला है, तो 3-4 लोगों ने हाथ उठाया। उन्होंने इमीडिएट वहां बैठे हुए डीसी महोदय को ऑर्डर किया कि इनका 24 घंटे के अंदर अंदर चूल्हा और सिलेंडर इनके घर पहुंचना चाहिए। तो ऐसे काम सरकारों ने किए हैं। आज आप देखिए कोई सिलेंडर की लाइन नहीं है, कोई राशन की लाइन नहीं है, लोगों की बेरोजगार नहीं है, लोगों को काम मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि आयुष्मान भारत के तहत लोगों ने कितने कार्य किए हैं। ऐसे जो लोगों ने इलाज कराए हैं, मेरे वार्ड के लोगों ने इलाज कराए हैं, स्टंट डलवाए हैं, कैंसर का इलाज कराया है,
तो ये सुविधा देश के अंदर पहले कहाँ थी। आज जाके देखिए सिविल के अंदर कितनी सुविधा मिली है। पीजीआई के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, अनिल विज जी ने स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा कार्य प्रदेश के अंदर किया। कितनी मशीनें अल्ट्रासाउंड की नहीं थी हमारे पास, और चीजें नहीं थी। अब डेंटल के अंदर जाके देखिए, ऐसा डेंटल का जो हमारा यहाँ पीजीआई के अंदर है वो इलाज पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो रहा है, जो यहाँ पर हो रहा है। लोग आ रहे हैं, सुविधा का लाभ ले रहे हैं। सरकारें ने काम किए हैं, हेपेटाइटिस बी की दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं लोगों के अंदर। मैं समझता हूँ 10-15 करोड़ लोगों को आज हेपेटाइटिस से ग्रस्त है, जिनकी दवाई 7-8 हजार रुपये महीने की आती थी, फ्री मिल रही है। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि जिन सरकारों ने इतने बड़े कार्य किए हैं, हमारी सरकार चाहती है कि अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिले। सर, आपने अभी इतने सारे काम तो गिनवा दिए सरकार के, लेकिन विपक्ष जो है सड़कों पर उतरा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब चला रही है अभियान, आम आदमी पार्टी के यहाँ से रोहतक से उम्मीदवार जो आ सकते हैं सामने, हालांकि वो सड़कों पर है, लवलीन टुटेजा जी, वो लोगों के बीच में जाके सवाल कर रहे हैं सरकार से कि ये जो आपने 10 सालों का काम किया उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित में इतने काम नहीं किए। कांग्रेस अपने काम गिनवा रही है, और कल ही मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आता है कि जो कांग्रेस जिन सड़कों पर चलकर हिसाब मांग रही है वो सड़कें बीजेपी की देन है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप मेरी बात समझिए कि कुछ भी नहीं था देश के सैनिकों के पास। किसानों को 2-2 रुपए के चेक मिलते थे। कारगिल की लड़ाई के अंदर हमने जितने जवानों को खोया है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे हरियाणा का है। कितने जवान चले गए, जिनके घर से लाल चले गए, ये उनके दिल से पूछिए। जिन्होंने अपनी माटी के लिए, अपने देश के लिए नौछावर अपनी जिन्होंने जान अपनी कुर्बान की है, ये उनसे पूछिए कि 2014 से पहले इतना भी देश खड़ा नहीं था कि हम लोग बांग्लादेश से लड़ ले। पाकिस्तान की तो बड़ी दूर की बात थी। 2014 के अंदर जब यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, उन्होंने जो कार्य किए हैं, जो चीजें हम लोगों ने परचेज की हैं, भारत के अंदर बनाई हैं, वो आपके सामने हैं। इंडो रशियन AK-47 का प्लांट हमने अमेठी में जाकर के लगाया। आज सारी सेवाएं उसकी भारत की फौज दे रही हैं। सारे शस्त्र बलों को वहां से शस्त्र दिए जा रहे हैं। और राफेल जैसे जहाज, कितनी बड़ी उपलब्धि है। अपाचे हेलीकॉप्टर लोगों ने देखे ही नहीं थे, अमेरिका की फौज उनको इस्तेमाल करती थी। अपाचे हेलीकॉप्टर, चुनूक मालवाहक जहाज, जिनको द्रास के अंदर, कारगिल के अंदर लगाया गया है मालवाहक ढोने के लिए, जो 1 सेकंड के अंदर वहां पहुंचा देते हैं सामान, रसद सामान पहुंचा देते हैं। फौजियों को दिखते नहीं होती थी, जहाँ 3-3 दिन लग जाते थे रसद सामान पहुंचने में, वहां कुछ ही पलों के अंदर आपके टैंक, आपके गोला, आपका बारूद बॉर्डर के ऊपर खड़ा मिलता है। आज देश के प्रधान सेवक ने, आज चाइना जैसे देश जो आज डर रहे हैं, तो उसका पीछे एक ही हाथ है, नरेंद्र भाई मोदी का। जो ऐसा नेतृत्व, कुशल नेतृत्व, स्ट्रॉन्ग नेतृत्व, डिसीजन लेने वाला नेतृत्व, ऐसे नेतृत्व को मैं सलाम करता हूं। देश के प्रधान सेवक को सलाम करता हूं, अपने गृह मंत्री को सलाम करता हूं, जिन्होंने शस्त्र सेनाओं के लिए और किसानों के लिए विशेषकर जो योगदान दिया है, वो उससे बड़ा कोई योगदान दे नहीं सकता। ये 2-2 रुपए के चेक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में खुद देखे हैं मैंने। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, मेरे घर में भी वो 2-2 रुपए के चेक आए हुए हैं। इसलिए जो आज किसान निधि के माध्यम से सबसे पहले तीसरी बार जब शपथ ली, तो सबसे पहले प्रधान सेवक ने किसान निधि का जो पैसा था अपनी पहली कलम से उन्होंने किसानों को दिया। सर, आखिरी सवाल ये, राजनीति के बारे में हम बात करें तो आप कहाँ से प्रेरित हुए और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए? मुझे राजनीति में जानने का कोई शौक नहीं था, मुझे राजनीति विरासत में मिली। मेरे दादाजी 87 में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर उन्होंने जमानत जब्त करी थी और वो पार्षद बने थे। मुनीश ग्रोवर जी उनके साथ पार्षद बने थे। दूसरी बार 91 में जब हमारे चाचा रमेश सहगल जी नगर पालिका के चेयरमैन बने थे, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने का काम किया था, मुनीश जी उनके साथ भी रहे थे, पार्षद के रूप में उन्होंने काम किया था। तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बस संगठन की ताकतों ने मुझे इसमें आने के लिए कहा, तो मैंने संगठन की बात को माना। संगठन ने कहा कि चुनाव लड़ना पड़ेगा तो लड़ा, संगठन ने कहा कि मेयर के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा तो लड़ा, लेकिन निर्विरोध मुझे सभी पार्षदों ने बनाया। मैं सभी पार्षदों का अपना एहसान कभी नहीं भूलूंगा, उनको हमेशा अपने दिलों के अंदर संजो के रखूंगा, जिन्होंने मुझे इस उपलब्धि के ऊपर आज बिठाया है। मुझे आज मेयर के रूप में, मुझे निर्विरोध उन्होंने मेयर के रूप में चुना था। मैं आज भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और रोहतक की जनता का, जिन्होंने मुझे अटूट प्यार दिया है, उन रोहतक की जनता का मैं धन्यवाद दिल से करता हूँ। कोई भी काम किसी भी समय हमारे लिए कोई भी परेशानी नहीं है, नीचे से लेकर और ऊपर तक हमारी केंद्र की सभी सरकार, प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पूरी टीम
चाहे वो किसी पद पे है या नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा सेवा की तरह देती रहेगी। तो ये थे राजकमल सहगल जी हमारे साथ, जो कि मन की बात के जिला संयोजक भी हैं, सीनियर डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक सफर के बारे में भी बताया और खास तौर पर हमने विधानसभा चुनाव को लेकर बात करी तो इनका कहना है कि हैट्रिक इस बार भारतीय जनता पार्टी लगा देगी हरियाणा में, और अगर टिकट इन्हें मिलती है तो ये जनता के लिए सड़कों पर उतरेंगे, चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और जीत कर ही आएंगे। फिलहाल इतना ही। चुनाव एक्सप्रेस मयूर शर्मा।